हेलो एवरीवन। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 5 अभी है। क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इधर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा सा आज का ये वाला सेगमेंट है, थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, 40 मिनट्स तक मैंने टारगेट रखा है, बाकी देखते हैं। सबसे पहले क्वांटम नंबर क्या होता है? तो एक 4 नंबर का सेट होता है, सेट ऑफ 4 नंबर्स, जो कि हमें क्या क्या बताते हैं, जो कि हमें आपको जो आप nth ऑर्बिट का रेडियस पढ़ते हैं वो बताते हैं, वेलोसिटी बताते हैं, एनर्जी बताते हैं, ऑर्बिटल्स जो होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे इस पे, उनके शेप के बारे में बताते हैं, शेप, ओरिएंटेशन के बारे में बताते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताते हैं। ये सारे मतलब 4 टाइप्स है आपके क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजिमुथल क्वांटम नंबर है, फिर आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये मैंने ओवरऑल डेफिनेशन बताया क्वांटम नंबर का क्या है। ठीक, अब देखिए एक चीज होता है ऑर्बिट, एक होता है, थोड़ा सा मैं इरेजर यूज करता हूँ। एक होता है सबशेल, एक होता है ऑर्बिटल, फिर देन स्पिन। ऑर्बिट को शेल भी कहते हैं। तो जो शेल है उसको आप एक तरह से समझिए कि आपका सिटी। ठीक है, अब सिटी हो गया, पूरा सिटी हो गया आपका ऑर्बिट शेल। शेल के अंदर आता है सबशेल। सबशेल आपका क्या होगा कि लोकेलिटी, आप किस मोहल्ले में रहते हैं। आप मान लीजिए कोई सिटी में रहते हैं XYZ, उसमें आप कोई लोकेलिटी में रहते हैं ABC, लोकेलिटी ABC सबशेल हो गया। उस लोकेलिटी में भी आपका जगह कहाँ है, आप कौन से अपार्टमेंट में रहते हैं या कौन से रूम में रहते हैं। रूम इन द सेंस की कोई भी आप होगा, आपका रेसिडेंस प्लेस, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, उसका मान लीजिए नेम जो है ऑफ रेसिडेंस, वो है आपका ऑर्बिट, जहाँ पर आप स्टे करते हैं, जहाँ पे यू स्टे, वो हो गया आपका ऑर्बिट। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलग समझना है, हर एक ऑर्बिटल में स्पिन जो होगा वो 2 ही पॉसिबल है, या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ। ठीक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप समझिए एक सिटी है, सिटी के अंदर मोहल्ले हैं, लोकेलिटी है। सिटी हो गया ऑर्बिट, लोकेलिटी हो गया सबशेल, और आप जहाँ रहते हैं वो जगह का नाम, दैट इज द जगह, दैट इज योर स्टेइंग प्लेस, दैट इज ऑर्बिटल। और फिर उसके अंदर स्पिन का कहानी आ जाता है। तो जो 4 इसके टाइप्स है, पहला है PQN, that is called principal quantum number, which is denoted by small n. This tells us about orbit, या फिर आप कह लीजिए शेल्स, इसके बारे में जानकारी देते हैं, है ना। तो जैसे आपका एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटी का हो गया, ठीक है, रेडियस का हो गया, सारे क्या है, सब में एसोसिएटेड क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज आ रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताते ही है ऑर्बिट के बारे में, शेल के बारे में, ठीक है, वगैरह वगैरह। और इसमें हमारा एक पॉइंट आता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम एक शेल में एकोमोडेट कर सकते हैं, दैट इज गिवन बाय 2n²। इसको हम 2n² रूल भी बोलते हैं, बोर और बोर थ्योरी में पढ़ते हैं, बोर के मॉडल में पढ़ते हैं। 2n² रूल जो होता है दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एक शेल में आ सकता है। ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मोटा मोटा ये है। ठीक, इसके बाद जो दूसरा आता है वो हमारा आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या आता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये हमें बताता है रिगार्डिंग शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल क्या होते हैं, धीरे धीरे आएंगे उसको। ऑर्बिटल की शेप और ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल अभी मैंने आपको जस्ट इंट्रो दिया है। ऑर्बिटल एक ऐसी जगह होती है, आप समझिए, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एज ए ह्यूमन बीइंग वाला बताया, बट अगर मैं क्वांटम फिजिक्स में बात करूँ तो ये एक, आप समझ लीजिए, घर है, इलेक्ट्रॉन का घर है।
घर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का घर है, ऑर्बिटल घर है इलेक्ट्रॉन का, और उसमें दो मेंबर रहते हैं, एक प्लस हाफ रहता है, एक माइनस हाफ, दोनों आइडेंटिकल है, अपोजिट स्पिन के हैं, उसमें भी बात करेंगे, जुड़वे के, जुड़वे के उल्टे हैं। हाँ, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल जो है मतलब ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन का घर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जहाँ रहता है उस जगह का नाम है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है और एफ ऑर्बिटल, आगे भी होता है बट यहाँ तक काम हो जाता है। एस का शेप स्फेरिकल होता है, शेप के बारे में बताएगा तो क्या बताएगा, तो ये देखिए स्फेरिकल शेप। पी का जो होता है वो आपका क्या होता है, डम्बल शेप, इसका डबल डम्बल, डम्बल देखे होंगे ना ऐसा टाइप, बस ये होगा डबल डम्बल, डबल डम्बल। और एफ जो होता है वो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स शेप होता है इसका, इसके शेप को एग्जामिन करना उतना आसान नहीं है, ठीक है, ये समझिए। इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, दैट इज कि एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से दिखाते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से दिखाते हैं, ठीक है, एक गिवन को हम एल से दिखाते हैं। तो एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखना है, अच्छा उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एक पॉइंट अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, हालांकि मैंने बोर मॉडल में करवा दिया है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है, तो वो आप वहाँ से देख लीजिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसा होता है ये देख लीजिए, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। अच्छा, अगर मान लीजिए, अच्छा एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जितने एक शेल में आप एकोमोडेट कर पाते हैं उसका इसे डिवाइड कर दीजिए एन स्क्वायर, समझ पा रहे हैं। अब देखिए, ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम अगला जो देखते हैं, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम देखते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देता है, एक तरह से मैं कहूँ तो ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी देता है, ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी देता है, जिसको आप शेप तो नहीं कहते, शेप अलग चीज़ है, ओरिएंटेशन अलग चीज़ है, ठीक है। शेप हो गया कि मतलब जैसे मान लीजिए स्फेरिकल शेप है या फिर डबल डम्बल या डम्बल शेप, ओरिएंटेशन उसका ओवरऑल क्या संरचना है, क्या वो किस हिसाब से बना हुआ है, तो वो सारा चीज़ ओरिएंटेशन के अंदर आ जाता है, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कहानी। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें अभी अभी मैं क्वांटम नंबर खत्म नहीं हुआ है, वैसे मत समझिए स्पिन पे आ जाएंगे फिर खत्म हो जाएगा, नहीं, फिर बहुत कुछ बाकी है इसमें ना, बहुत कुछ बाकी है। तो देखिए पहले, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एनएलएम पढ़ लिया, मतलब एन बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल बोले तो एजिमुथल क्वांटम नंबर और एम बोले तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखिए एक चीज़ और, साई करके एक क्वांटिटी होता है, हालांकि यहाँ पर इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूँ, श्रोडिंजर इक्वेशन जब करवाऊंगा क्वांटम फिजिक्स में वहाँ पर अच्छे से इसको डिस्क्राइब करूंगा। इसको कहते हैं वेव फंक्शन, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका क्यों मैंने चर्चा की समझिएगा, आपको कहीं पर दे देंगे वो ऐसे साई 2 1 माइनस या फिर 0 2 1 0, इसका मतलब समझिए पहले क्या होता है, इसका मतलब होता है साई इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एल एम, तब एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 1 और एम की वैल्यू 0, ठीक है, ये आपको समझना है। तो वेव फंक्शन जो होता है ये क्या बताता है हमें, इट टेल्स अस अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पाने का, इसलिए मैं इस साई में, साई स्क्वायर में फिर मैं डेल ऑपरेटर डाल दूंगा बीच में, इसमें इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में मैं डिस्कस करूंगा, यहाँ पर उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है इसकी, ठीक है, स्टिल मैंने आपको बता दिया। तो वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, बट अगर हम बात करें वेव फंक्शन स्क्वायर का, इसका सिग्निफिकेंस होता है, इसका सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस होता है।
अभी के लिए इतना समझिए कि साई पे फंक्शन करके कुछ होता है जो हमें इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताता है, ठीक है। स्क्वायर को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये चीजें आपको बता, ठीक है। तो ये देख लिया हमने। अब एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं धीरे धीरे सबको जो है किक करके हर कार्ड्स को खोलूंगा, ठीक है। ऑर्बिटल वर्सेस नोड। देखिए ऑर्बिटल क्या होता है, जहां पर आपका जो हमने साइज को डिस्कस करा जिसका सिग्निफिकेंस होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताते हैं, इसकी वैल्यू जहां पर 100% बोल लो या फिर 1 हो जाती है, वहां पर हम कहते हैं कि ऑर्बिटल है। साइज को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जहां पर ऐसा है कि श्योरिटी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलना ही मिलना है, दैट इज ऑर्बिटल। और जहां पर हमें श्योरिटी है कि इलेक्ट्रॉन मिलना ही नहीं है, वो हो जाएगा आपका क्या, नोड। तो नोड इज द यू कैन से रीजन वेयर probability density of finding electron is near to zero, है ना। तो नोड भी दो तरह के होते हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। एंगुलर नोड जो होते हैं और रेडियल नोड जो होते हैं, उसका क्या है कि एंगुलर नोड आपका डायरेक्टली इक्वल होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर के, और रेडियल नोड जो होता है वो n माइनस l माइनस 1 से दिया जाता है। ये फॉर्मूला है इसका, सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला है, डायरेक्ट लगाइए डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका रेडियल नोड का और एंगुलर नोड का बात। इसके बाद और क्या क्या है, उसके बाद बहुत सारी चीजें भी और। अब आपका जो L है और जो M है, ये कहाँ से कहाँ रेंज करता है, 0 to n-1, इसका रेंज है ये। M का क्या है, -L to +L, ठीक है। यहाँ पर आप जब इस वैल्यूज को काउंट करेंगे, आपको अगर AP आता है तो AP से आप जोड़ लीजिए कितने टर्म्स बन रहे हैं, उनका सम कितना हो रहा है, ठीक है। सम इन द सेंस टोटल नंबर ऑफ कितने बन रहे हैं ना, तो कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो टोटल कितने होंगे। तो 1 से n-1 तो n-1 हो गया, और प्लस में एक 0 की वैल्यू भी आ रही है तो n। तो 0 से n, दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ L, दिस इज द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ M। एंड नाउ जो आपका L है, इसकी टोटल कितनी वैल्यूज होंगी, टोटल पॉसिबल वैल्यूज इक्वल टू n। आप इसको ऐड करिए, 1 से n-1 हो गया, एक 0 वैल्यू भी ऐड है तो n-1 प्लस 1 दैट इज n, ठीक। और यहाँ पर आप देखिए -L से +L 12 हो गया, 12 हो गया, और 0 भी एक साथ में आ गया तो 12 + 1, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं, टोटल पॉसिबल वैल्यू 12 + 1, ठीक। तो L और M का कहानी यहाँ पर हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, देखिए N की मैं कुछ कुछ वैल्यूज दूंगा, वहाँ पर L के पॉसिबल वैल्यूज और M के पॉसिबल वैल्यूज हम देखेंगे। N मान लीजिए 3 है, N मान लीजिए 4 है, और N मान लीजिए बस 3 4 में ही काम चल जाएगा। तो पहले 3 का एनालिसिस कर लेते हैं, फिर 4 के एनालिसिस पे आ जाएंगे, ठीक है। आ जाइए, ओके। देखिए 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 एकदम आराम से। तो 3 के केस में क्या क्या L की वैल्यू पॉसिबल है, 0 1 2, 3 वैल्यूज हो गई, लेकिन वैल्यूज 0 से n-1 यानी 0 1 2 ही होगी, ठीक है। अब M की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 के लिए -1 0 1 -L2 +L, याद रखेंगे, -2 -1 -1 के बाद 0 n1 n2। तो 5 वैल्यूज यहाँ से आ गई, 3 वैल्यूज यहाँ से आ गई, और एक वैल्यू यहाँ से आ गई इसकी। तो n का ये हो गया, और इसके L के कॉरस्पॉन्डिंग हमने M को लिख लिया, ठीक है। अब आपको एक चीज और ध्यान देना है कि जहां पर आपको, जैसे यहाँ पर आपको मैग्नेटिक वैल्यू भी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 मिली L0 पे, L0 तो हमने कह दिया क्या होता है, L0 हमने डिस्क्राइब करा है क्या। अच्छा तो देखिए यहाँ पर L की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2, ठीक है। सारी L की वैल्यूज पॉसिबल है अगर हमने n को 3 लिया है तो, बट अगर हम जनरल सेंस में ले तब भी देख सकते हैं आप, 0 1 2 3। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर सबशेल कौन कौन से होंगे पॉसिबल, S हो सकता है, यहाँ P होगा,
ठीक है, 2 के केस में डी होगा, 3 के डी में केस, ठीक है। यहाँ पर ऑर्बिटल्स क्या क्या पॉसिबल है, तो यहाँ पर एस का ऐसी होगा, ठीक है। यहाँ पर सिंस 1 है तो -1 0 1, तो 3 पॉसिबल है, उसको हम px py और pz कहते हैं। डी के केस में dxy dyz dz स्क्वायर dzx और dx स्क्वायर y स्क्वायर कहा जाता है। एफ का तो कॉम्प्लेक्स चलता है तो इसका कोई हम डिस्कशन में लाते ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस करा पी ऑर्बिटल के बारे में। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, पी सबशेल के बारे में क्या एक तरह से पी सबशेल के बारे में डिस्कस करा, जिसके अंदर आपके पी एक्स पी वाई और पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ गए। तो पी एक्स जो होगा, इसका अगर मुझे बात करना हो, नोडल प्लेन लिखना पड़ता है हमें कि कौन सा ऐसा प्लेन होगा। अभी तो हम एक नोड के बारे में जान रहे थे, अब एक नोडल प्लेन होता है कि एक पूरा प्लेन, एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। यहाँ पर जो बनता है, यहाँ पर ट्रिक है, एक्स का वाई जेड बना दीजिए, इसका जेड एक्स बना दीजिए, इसका एक्स वाई बना दीजिए, यह नोडल प्लेन आ गया, ठीक है। ये चीज़ें हैं। इसके बाद डी वाले केस में देखिए, डी के केस में आपका होता है 2 तरह का क्लासिफिकेशन, एक है डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर और डी जेड, ये इसको कहते हैं हम नॉन प्लेनर डी ऑर्बिटल्स। और जो हमारा डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स होते हैं, इनको कहा जाता है प्लेनर डी ऑर्बिटल। एक्स वाई प्लेन आ रहा है, वाई जेड प्लेन आ रहा है, मतलब इसे रिमेंबर करने में सही रहेगा आपको याद रखने में। तो प्लेनर डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक। इसके बाद आपका आता है कि एक इम्पॉर्टेंट नोट है, सारे में और नोडल प्लेन बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, बट डी जेड स्क्वायर इज स्पेशल। क्यों स्पेशल, इसमें 2 नोडल कोन्स बनते हैं, पॉसिबल है, और इसका मैग्नेटिक जो है वो 0 ऑलवेज लेंगे 0। कहते हैं ऑलवेज 0 लेने का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मान लीजिए मैंने डी वाला बनाया, डी ऑर्बिटल बनाया, इसमें क्या क्या आ गया, यहाँ पर आ गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने इसको डी एक्स लिया है, कि अब देखिए आप क्या क्या पॉसिबल है, -2 -1 0 1 2, यहाँ पर मुझे डी जेड स्क्वायर लेना कंपलसरी है। ये सारे मैं चेंज कर सकता हूँ, ये सारे रिप्लेसेबल हैं, एक को यहाँ पटको एक को यहाँ पटको, लेकिन डी जेड स्क्वायर का डी जेड स्क्वायर का जो मैग्नेटिक वैल्यू होगा वो ऑलवेज 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपका डी वाई जेड आ जाएगा और डी जेड एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डी ऑर्बिटल का हमने यहाँ पर कहानी समझा है, ठीक है। इसके बाद क्या समझना है हमें, मैंने आपको क्या क्या बता दिया, एक बार बता देता हूँ। आपको मैंने एन के बारे में बता दिया, आपको मैंने एल के बारे में बता दिया, आपको मैंने एम के बारे में बता दिया, ठीक है। अब बात रहती है स्पिन क्वांटम नंबर को समझने की। तो क्या हम एलिजिबल हैं स्पिन क्वांटम नंबर पे जाने के लिए, तो मोस्टली हाँ ही है, क्योंकि हमने एन को समझ लिया, एल को समझ लिया, एम को समझ लिया, उसके वैल्यूज़ देख लिए, और इसके बाद आई थिंक वी आर एलिजिबल टू स्टडी स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है ना, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताएगा। अब ऑर्बिटल तक हम पहुंच गए कि ऑर्बिटल हमारा अपार्टमेंट है या हमारा क्या बोलते हैं, हमारा अपार्टमेंट पे ये मतलब अपार्टमेंट कह लो, या फिर आप कह लो कि हमारा रहने का जगह है। मान लो हम फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 332 में रहते हैं, तो वो हो गया हमारा। अब रूम के अंदर इंसान भी तो रहेंगे, रहते हैं इंसान, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ उस इंसान का नाम है इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल उस इलेक्ट्रॉन के रहने का जगह है, और स्पिन इलेक्ट्रॉन रहता है, कैसे रहता है वो ऐसे रहता है, ऐसे प्लस हाफ रहेगा, एक माइनस हाफ। अब जरूरी नहीं है प्लस हाफ ही हो, ऐसा भी हो सकता है, इसको भी प्लस हाफ कह सकते हो आप, इसको भी माइनस हाफ कह सकते हो, मतलब ये क्या बोलते हैं, आर्बिट्री है ना, आर्बिट्री है, ये कोई फिक्स नहीं है। तो स्पिन क्वांटम नंबर का ये है एक इम्पोर्टेंट। तो एक फिर से इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसको भी समझ लीजिए, फॉर्मूला ही है। तो इसको हम म्यू से दिखाते हैं एकदम, रूट अंडर n इंटू एन प्लस 2, हेयर n इज नॉट नंबर ऑफ शेल वगैरह, n को कहते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर आपको नहीं पता है तो बस
थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा क्या होता है। तो ये आपका होता है, अगर कहीं पर न्यू की वैल्यू आपको दिखे ए पॉइंट बी सी डी, यहाँ ए जो होता है यही होता है नंबर वन पे, तब उल्टा करके पूछे अगर तो, ठीक है। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है आपका अगला, कि अगला कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले समझने से, मतलब स्टार्ट करने से पहले आपको क्वांटम नंबर का जितना मैंने बेसिक्स बताया, फॉर्मूलाज बताए, कॉन्सेप्ट्स बताए, वो सारे आपको दिमाग में चलते रहने चाहिए। अगर वो आता है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी इजी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो कॉन्फ़िगरेशन करना किसी भी चीज़ का क्या होता है कि हम, जैसे आप समझ लीजिए नामांकन समझते हैं, नेमिंग, आईयूपीएससी में आप कंपाउंड्स का नेमिंग करते हो, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन किस तरह से, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड हैं उसको समझाते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट इज एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से दिखाते हैं। अब इसका मैं एकदम ब्रह्मास्त्र आपको दे रहा हूँ, जिसमें आपको वो जो आप देखते होंगे कि इधर से एस टी कट के उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, एकदम सिंपल से एकदम स्मूथली चलेंगे हाथ आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। इसका जो ट्रिक है, ट्रिक तो कॉन्सेप्ट ही है बट ट्रिक की तरह समझ लीजिए, NH2 N-2F14 N-1D10 and NP6, ठीक है। N क्या हो गया, तो ये N क्या हो गया, N हो गया, हाँ, ऑर्बिट वाला जो वही वाला है, नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। जैसे मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन का लिखना चाहा, 8 इलेक्ट्रॉन, कैसे लिखेंगे, N1 से शुरू करेंगे, 1s2, अब 1 - 2, अब देखिए ये डिफाइन होना चाहिए, यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी वो डिफाइन होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर S और P का जो है वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो उसका कोई टेंशन नहीं। ये जो D होगा ना, ये कब से डिफाइन होना शुरू होगा, N = जब आप 4 डालोगे तब से। 2D पॉसिबल नहीं होता है, 2D नहीं होता है, 3D से होता है शुरू, है ना। S का क्या है, 1s 2s 2p, 1s 2s 3s ऐसे चलता है। P का क्या है आपका, 2p से चलता है, 2p से चलना शुरू करता है, वो 2 से शुरू करता है। D 3 से शुरू करता है, F 4 से शुरू करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऐसे भी नेगेटिव बन रहा है, कट गया, 1 - 1 0 खत्म हो गया, 1p6 खत्म हो गया। तो अब हम 2 से शुरू करेंगे, अब हम N = 2 लेंगे, तो 2s2, अब ये अगेन हट गया, ये अगेन हट गया, यहाँ पर 2p, अब 6 का 6 नहीं डाल देंगे, हमें जरूरत कितनी है, हमें जरूरत 4 की है, तो 4 ले लेंगे। ये 6 14 सब क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखिए बढ़ गया पूरा, यहाँ बढ़ गया पूरा, और P में क्या हो गया, P में 3 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हुंड रूल लगाते हैं, आगे पढ़ेंगे हुंड रूल क्या होता है, कि पेयरिंग इलेक्ट्रॉन का तब तक मत कीजिए जब तक सारे ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। एक एक मिल गया, अब यहाँ पर पेयरिंग कर दीजिए। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए ना, जो जुड़े नहीं, जो अनपेयर्ड नहीं हुए, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और यहीं से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का कहानी शुरू हो जाता है, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन का हो गया एक कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के ट्राई करना, ठीक है। सारे कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई दूं क्या, चलिए लिखवाई देता हूँ। हाइड्रोजन से शुरू करता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। पहले 10 का लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो इसका क्या होता है, 1s1, अब मैंने एक से समझा दिया, अब आप इसमें देखो 1s1 1s2, इसका 1s2 2s1 1s2 2s2, आपको यहाँ से जोड़ के कैलकुलेट करके रीचेक मारना है कि इलेक्ट्रॉन उतने आ रहे हैं कि नहीं। 1s2 2s2 2p1, मेरे को याद है इसलिए मैं फटाफट लिख रहा हूँ, 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6, और ये होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो आपका p6 यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आ गया ना,
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। नोबल गैस पे आता है, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब उतना ज़्यादा मैं नहीं जाएंगे, वो बॉन्डिंग में आ जाता है, ठीक है, बॉन्डिंग में वो पढ़ाते हैं। अभी कॉन्फ़िगरेशन पे बात कर लेते हैं, जहाँ जो बात करनी वही करेंगे। अब आता है सोडियम, आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक। इसके बाद आपका पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। तो इसका भी लिख ही देते हैं, इतना खर्चा हुआ तो वो भी यहाँ भी खर्चा कर ही देते हैं। अब आर्गन से लिखना शुरू करूंगा मैं, 3s1, थर्ड पीरियड शुरू हो गया, 3s2। अरे आर्गन क्यों लिख रहा हूँ यार, क्या ही हो गया यार, पूरा सिस्टम लगता है हिल गया मेरा। देखिए नियन है यहाँ पर, तो मैं कह रहा 3s1 नियन, 3s2 नियन, 3s2 3p1 नियन, 3s2 3p2, जोड़ते रहिएगा भाई। नियन 3s2 3p3, यहाँ पर नियन 3s2, सारा आपको खुद लिखना था, बट मेरे से मेहनत करवाया जा रहा है यहाँ पर। सही है वैसे, सही है सर, तो मैं ये नहीं कर रहा, गलत है, सही है ये भी। जब मैंने पढ़ा था तो मैंने भी करवाया था टीचर। तो 4s1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर फाइनली आपका 3s2 3p6 4s2 पर अब जोड़ लेना, 12 से 18 तो 20 आ गए, ठीक है। अब 21 से 30 तक का आप खुद लिखना, उसमें 2 एक्सेप्शन है, वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। एक्सेप्शन ही समझाना मेरा काम है, बाकी तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन तो कोई भी लिख लेता है। क्रोमियम एंड कॉपर, ये दोनों थोड़े मतलब बोलते हैं ना स्पेशल है, थोड़ा नौटंकी रहते हैं। क्या नौटंकी है, ये कहते हैं मेरा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा चलेगा, ये कहता है मेरा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा चलेगा, है 29, है 24, ये इसका है पक्का पक्का करेक्ट करेक्ट वाला। एक्सपेक्ट हम इनसे किए थे, धोखेबाज नहीं निकलेंगे और एकदम सीधे सीधे निकलेंगे, बड़ी सीधे सीधे निकलेंगे। ये जो है सो आपको, दिस वाज अ बिटर बिट्रेयल, या बट यस वी हैव टू डाइजेस्ट दिस। कैसे डाइजेस्ट करेंगे, देखिए इसका रीजन है क्या, इन्हें जो ऐसे ही धोखा दे दिया हमें क्रोमियम और कॉपर, नहीं ऐसा नहीं है, इसका रीजन है। देखिए क्रोमियम का जो बनता है कॉन्फ़िगरेशन ये वाला, इसमें हम अभी पढ़ेंगे, सारा कुछ आगे ही है। तो पीछे क्या है, पीछे का जो नॉलेज है, मतलब आप समझो ना पूरा लेक्चर एक फ्लो में चलता है। जब आप कोई मूवी देखते हो तो शुरू में सारी बातें स्टोरी समझ आ जाती है, बीच बीच में सस्पेंस भी होता है, फिर थ्रिलर भी होता है, तो उससे मतलब मजा आता है। लास्ट में पूरा कहानी पता चलता है कि अच्छा इस तरह से था, तो वही आपको पता चलेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन है। अब जब इसको लिखेंगे, अच्छा इसको 3d5 4s1 लिखते हैं नियम था, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सीखते टाइम ऐसे लिखना भी चलता है। इसका जब आप एनर्जी निकालेंगे n+l निकालेंगे, इसका 4 आता है, इसका जो आता है वो 5 आता है, 3 to 5, l की वैल्यू d के लिए 2 होती है, तो 5 जो होता है ना, greater than n+l, greater the energy of orbital, we will study it in ऑफ-बोर रूल। अभी बस कुछ क्षण के बाद ऑफ-बोर रूल में इस चीज की चर्चा करेंगे। तो ये जो 5 आ गया ना, ये इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ग्रेटर द n+l, ग्रेटर द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ग्रेटर द स्टेबिलिटी, तो मोर द स्टेबिलिटी मोर इट प्रेफर्स, है ना, तो ये वाला इसलिए बनता है। वैसे ही 3d10 में भी बन जाएगा, वहां पर भी एक ही कहानी चलता है। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से शांति से एकदम मन को शांत करके धीरे धीरे लिखा जाता है, कोई परेशानी की बात इसमें होती नहीं। और आपको मैंने कहा था कि एस को आप 1 से शुरू करते हो, एल की वैल्यू इसकी 1 होती है, सॉरी 0 होती है, तो इसको आप शुरू जो करते हो, और जो पी की वैल्यू, पी में एल की वैल्यू 1 होती है, डी में एल की वैल्यू 2 होती है, एफ में एल की वैल्यू 3 होती है। जब आप वहां पर एन वाले में शुरू करते हो तो किससे शुरू करते हो, एस के केस में 1 पे डिफाइन होता है,
P में 2 से डिफाइन होना शुरू होता है, D में 3 से डिफाइन होना शुरू होता है, F में 4 से डिफाइन होना शुरू होता है। 2D नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे ही 3F नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। आई थिंक आपके मस्तिष्क में ये बात अंकित हो गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं और 3 रूल्स हैं उनको समझ लेते हैं और इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत लंबा चला ये कहानी। तो ऑफ बॉ रूल, ऑफ बॉ बहुत अच्छे इंसान थे और इन्होंने अपना एक रूल दिया जिसको ऑफ बॉ प्रिंसिपल कहा जाता है कि ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। और इन्होंने कहा कि आप एनर्जी जो निकालिएगा वो अपने मर्जी से नहीं निकालिएगा, हम एक रूल बना के दे रहे हैं उस हिसाब से निकालिएगा, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाइएगा। तो कहा कौन सा रूल है? मैंने n+l रूल। कहते क्या कहता है आपका n+l रूल? कहते बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए, तो n+l रूल जो इनका था वो पहला इन्होंने कहा कि हम आपको क्लियर कर दें कि जो आपके हाइड्रोजन जैसे स्पीशीज हैं जो एकदम होता है ना पीरियोडिक टेबल के एकदम टॉप पे बैठे हुए हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनके लिए ये रूल नहीं है। जो आपके हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हैं, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज HLS, उनके लिए आप एनर्जी सीधा सीधी n पे देख लीजिएगा, n जहाँ ज़्यादा वहाँ एनर्जी ज़्यादा, वहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। बट जो हमारे थोड़े से जनरलाइज्ड केस है, यानी थोड़े से उतने ऊपर इंसान नहीं है, मीडियोकर लेवल के हैं, उनके लिए ग्रेटर n+l का रूल है कि ग्रेटर द n+l, ग्रेटर द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ज़्यादा। लेकिन हम कहते हैं कि कभी कभी n+l की वैल्यू सेम भी आ जाती है, तो उस केस में क्या करें? तो उन्होंने कहा क्या दिक्कत है, अभी हम पूरा बोले कहा, अब हम बोल रहे हैं। तो उस केस में आपको n को तवज्जो देनी है। ग्रेटर द n, ग्रेटर द ऑर्बिटल का एनर्जी, ग्रेटर द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो इस हिसाब से समझिएगा, ठीक है? तो सवाल आपका चुटकियों में बनेगा। n+l जहाँ ज़्यादा वहाँ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ज़्यादा। इफ n+l इज सेम ग्रेटर दैन n, ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। पूरा आपके दिमाग में इतना बात रटा होना चाहिए, एक तरह से समझ लीजिए n+l रूल का पूरा कहानी। एनर्जी इसी से डिफाइन होता है। हमने जो वो ns2 n-2f14 का मैंने कहा ना, वो ट्रिक के कॉन्सेप्ट ही है, वो यही कॉन्सेप्ट n+l रूल से ही डिवाइस करके बनाया गया, जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में और आसानी से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इसमें कोई सफर संशय वाली बात नहीं है। ओके या इसके बाद हमारा आता है अगला कि हमारा हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पीछे भी चर्चा किया था मैंने इस पे। क्या कहते हैं ये हुंड भाई साहब कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ में आएगा बढ़िया, तब करें जब सारे ऑर्बिटल को, सारे उसके ऑर्बिटल रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स को, जो भी एस है तो एस का, पी है तो पी का, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए एटलीस्ट। हमें तो आप अंग्रेजी बोलते तब समझ आता। चलिए इसको पहले समझाते हैं क्या कह रहा है। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर आप नाइट्रोजन उठाते हैं और 1s2 2s2 2p3 इसका लिखे हुए है ना, एस का तो कोई पंगा नहीं है, इसमें तो आराम से चलेगा, पी में भी आराम से चलेगा। बट जब यहाँ पर बात आ जाती है फ्लोरीन की तो मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। हम कहते हैं कि हम करें क्या, यहाँ तो 5 है, तो 5 है तो क्या हम ऐसा कर दें कि अब 3 आ गया तो अब चौथा यहाँ करिए, अब 5वां यहाँ करिए। यहाँ पर भी पंगा नहीं आता, ये मैंने क्या एग्जाम्पल उठा लिया। आगे बढ़ो यार, रुको यार, सोचने दो मेरे को कौन सा एग्जाम्पल उठाऊं जिसमें वो चीज़ें फिट बैठ जाए। 4 4 4 पीछे ही फिट बैठ गई थी, फालतू का हमने लिया। ऑक्सीजन, सर जी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे ही मामला रफा दफा करिए। 1s2 ऑक्सीजन पे रफा दफा करिए मामला है, ठीक है। अरे हाँ,
1s2 2s2 2p4 कहते यहीं पे समझ लेंगे कॉन्ट्रोल रूल का कहानी। देखिए 3 तो है, हमने कहा सबको एक एक दीजिए, आपने कहा नहीं हम ऐसा कैसे करेंगे, 4 तो है ना, हम तो पार्शियलिटी करेंगे, हम दो दो को दे देंगे दोनों को, खत्म। तो ये कहता है होल्ड रूल की ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, हमें ऐसा करना, एक एक सबको देंगे, क्वालिटी होना चाहिए ना। अब जो पहली बार, अब जैसे लाइन में खड़ा रहता है, अब यहाँ पर मान लीजिए प्रसादी का लाइन लगा हुआ है, सबको एक एक देते हैं, उसके बाद बचता है, तब आप प्रायोरिटी करते हैं ना, प्रायोरिटी की पहले जो आया है उसको, लाइन में जो पहले खड़ा है उसको दीजिएगा, पीछे वाले को बुला के दे दीजिएगा, पार्शियलिटी थोड़ी चलती, पिट जाइएगा वहाँ पर। यहाँ भी पार्शियलिटी नहीं चलेगा, पिट जाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर रूल से पिट जाइएगा, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट से पिट जाइएगा, ऐसे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, ये करेक्ट वाला है, समझ गए। अब आता है हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पॉली भाई साहब भी बहुत रखने वाले हैं ये, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलते बोलते मर गए। इन्होंने कहा कि आप बस ऐसा मत कर दीजिएगा कि जब आप एक ऑर्बिटल बनाएं तो आप ऐसा ऐसा मत कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिएगा, ऐसा ऐसा वाला, मतलब स्पिन शुड बी डिफरेंट, राइट। अगर सब कुछ ही सेम हो गया तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या रहेगा, अगर n भी सेम, l भी सेम, m भी सेम, तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या रहेगा, स्पिन। स्पिन जब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहेगा तो ऐसे नहीं करना है हमें, एक को ऊपर तो एक को नीचे। बट इसका ये मतलब भी उन्होंने नहीं कह दिया कि जो जनरली हम समझ लेते हैं, मान लीजिए किसी भी फिजिक्स का बना दिया मैंने, है ना, तो ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा कि आप जो है सो इसको प्लस हाफ मान लीजिए, इसको माइनस हाफ मान लीजिए, ये श्योर नहीं है। आप इसको भी माइनस, इसको प्लस हाफ मान सकते हैं, इसको माइनस हाफ मान सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आर्बिट्री, आर्बिट्री का मतलब होता है कि फिक्स नहीं है, ठीक है, कोई भी प्लस हाफ हो सकता है, कोई भी माइनस हाफ हो सकता है। दिस आर आर्बिट्री, प्लस माइनस इज आर्बिट्री एंड दे डोंट रिप्रेजेंट चार्ज, दे रिप्रेजेंट स्पिन। स्पिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस माइनस चार्ज नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, इट्स representing spin. Okay, so it is representing spin. That was Pauli exclusion principle. तो क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूरा कहानी ऑलमोस्ट हम डन कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन अर्ली मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फिर स्पिन क्वांटम नंबर ये पढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक्स पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के हमने रूल्स पढ़े, ऑफ बोर रूल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, होल्ड रूल वो भी इंपॉर्टेंट है, पॉली एक्सक्लूजन तो बड़ा आसान है, स्पिन कम से कम डिफरेंट कर दीजिए, अगर एनएल है, अगर एनएलएम सेम हो जाए तो ठीक है, कुछ तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा, स्पिन कर दीजिए डिफरेंट स्पिन क्वांटम नंबर से, ठीक है। तो आई थिंक समझ में तो आ गया, क्या कहते हैं, आ गया समझ, होपफुली आ गया होगा समझ में। कोई भी डाउट है कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई थिंक एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये थ्योरी वाइज तो लास्ट सेशन था, क्वांटम नंबर हो ही गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो लास्ट ही सेशन होगा, तो लास्ट सेशन था ये आपका। और अगले सेशन में हम चैलेंजिंग टेस्ट डिस्कस करेंगे, जिसका पेपर अभी तक नहीं बना है, कल यानी 15 तारीख, आई थिंक कल 15 है, तो सही चेक, हाँ 15 है, 15 अप्रैल को आपको पेपर मिल जाएगा। मैं ट्राई करूंगा कि 15 अप्रैल को आफ्टरनून तक दे दूँ, अदरवाइज इवनिंग तक दे ही दूंगा। 16 अप्रैल को उसका डिस्कशन हो जाएगा, 16 अप्रैल को आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैलेंजिंग टेस्ट 2 का डिस्कशन लगा देंगे, और 17 तारीख से विल हैव द सोल्यूशन का चैप्टर जो हमने शेड्यूल में रखा हुआ है, ठीक है, वो टेंटेटिवली लिखा है मैंने, बट 17 से शुरू कर देंगे हम होपफुली, प्रोवाइडेड दैट आई एम हेल्थ वाइज हो गया, उसका मैं कभी गारंटी नहीं लेता, इसलिए आप देखते हो कि मैं जब भी whenever I am free I do my work, है ना, सिर्फ इसी में नहीं, इवन आई स्टडी जब पढ़ाई करता हूँ देन ऑल्सो आई जस्ट स्टार्ट, मैं फिर उठता नहीं, क्योंकि आई नो कभी भी आई हैव फीवर या व्हाटएवर, फिर उसका मैं कंपनसेशन करने के लिए मैं पहले इतना निपटा देता हूँ, उसमें होगा भी तो क्या ही, तब बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है वहाँ पर, ऐसे तो है कि वहाँ पर भी कुछ काम हो सकता था, बट हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो इसलिए मैं थोड़ा सा लेक्चर्स जो है वो भी जल्दी जल्दी कर बना लेता हूँ, तो इसलिए ये हमारा आ गया ओवरऑल पॉली एक्सक्लूजन और रूल का हमने कहानी पढ़ लिया। चैलेंजिंग टेस्ट का क्वेश्चन बन जाएगा आपके कम्युनिटी पोस्ट पे पड़ जाएगा, फिर आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे,
फिर आपका डिस्कशन भी अगले दिन 16 तारीख को लग जाना है, ठीक है। सो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। काफ़ी बढ़िया रहा, क्वांटम नंबर हमने सीखा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सीखा। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा ना, अगर आप फर्स्ट लर्नर हैं, एक पहली बार पढ़ रहे हैं, तब आपको डाइजेस्ट करने में काफ़ी समय लगेगा। अगर आप रिविजन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो फिर तब तो भाई बल्ले बल्ले है, ठीक है, तब कोई टेंशन नहीं, तब आपका पूरा डिवीजन हो गया होगा मेरे हिसाब से। मैंने सारे इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए और सारे डिस्कस कर लिए। तो पहली बार में कोई भी काम में एफर्ट लगता है थोड़ा ज़्यादा, तो वो एफर्ट आप लगाएं। अगर आप 11th के हैं तो फिर आपको एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है टॉपिक तब भी आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो दोनों केस में एफर्ट है। अगर रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तब एफर्ट ज़्यादा नहीं है, फटाफट आपने देखा होगा नहीं होगा, ग्रास्प तक सारे कॉन्सेप्ट को आपने ग्रास्प कर लिया होगा। तो ये बढ़ा देते हैं, आज का यहाँ पे कहानी पे खत्म करते हैं। और इट इज very very thank you so much to joining us and see you in the next session। अगर आप, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे सेशन को और एजुकेट करना चाहते हैं भारत को, आ जाइए मुझे ईमेल आईडी पर, ईमेल पे आप अपना पूरा मतलब नाम वगैरह और अपना एक डेमो वीडियो बना के आप दे सकते हैं मेरे को। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो भी डिस्कशन में लगा दूंगा वहाँ, फिर मैं डिस्कशन वहीं कर लूँगा कि मेल पे क्या क्या बातें होंगी, इस पर ईमेल कर देना। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नया शुरू किया मैंने एग्जिट वाला, एग्जिटिंग 1 2